नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप मेरे पीछे की ओर एक डायग्राम देख रहे होंगे और वो डायग्राम है आपके हार्ट का डायग्राम है। इसी डायग्राम में आपको कुछ लाइनें दिख रही हैं, कुछ तरंगे दिख रही हैं और ये तरंगे हैं, ये ऊपर नीचे दिखाई दे रही हैं। ये तरंगे वास्तव में क्या हैं? तो ये तरंगे हैं हमारी ईसीजी। ईसीजी का नाम आप सबने सुना होगा। ये ईसीजी क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये ईसीजी क्या होती है, किस चीज को दर्शाती है, कब काम में आती है, कैसे इसको देखा जाता है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो के अंतर्गत आपको देखने को मिलने वाला है। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। बात करते हैं हम ईसीजी के बारे में। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ईसीजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है ईसीजी, या कई बार मेडिकल में इसे ईकेजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? ईकेजी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले तो यह आपको पता होनी चाहिए। देखो, ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसमें यहां पर ये के है, ये भी हमारे कार्डियो शब्द को ही दर्शा रहा है। देखो, कार्डियक शब्द मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बहुत बार बता चुका हूं कि कार्डियक शब्द होता है ये हमारा हृदय से संबंधित होता है। और ये जो ईसीजी है, इस ईसीजी में क्या दिखाई देता है? देखो, हमने जब हृदय की क्रियाविधि पढ़ी थी, हृदय में हमने हृदय चक्र को पढ़ा था, तो हमने एक बात की थी कि हमारा हृदय होता है, इस हृदय के अंदर अपने आप धड़कने का गुण अर्थात स्पंदन की क्षमता पाई जाती है। यह अपने आप धड़कता रहता है। और जब यह धड़कता है तो क्यों धड़कता है? क्योंकि इसके अंतर्गत कुछ विद्युत विभव होता है, वो उत्पन्न होता है। और यह विद्युत विभव होता है, यह हमारे किससे उत्पन्न होता है? यह हमारे होता है एसएएन से। यह एसएएन क्या होता है मैंने पिछले वीडियो के अंतर्गत पूरा बताया। एसएएन की फुल फॉर्म होती है साइनो एट्रियल नोड। एसएएन की फुल फॉर्म होती है साइनो एट्रियल नोड। और इसे हम सामान्य भाषा के अंतर्गत पेस मेकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पेस मेकर कहते हैं। ये पेस मेकर है, ये हमारे हृदय के अंतर्गत उपस्थित ऐसी संरचना होती है जहां से हमारे हृदय में धड़कने का गुण पाया जाता है। हमारे हृदय में जो धड़कन उत्पन्न होती है वो कहां पर उत्पन्न होती है, किससे उत्पन्न होती है? हमारे पेस मेकर से उत्पन्न होती है। यह आपको ध्यान रखना है। तो इसके कारण, क्योंकि ये पेस मेकर होता है, हमारे शरीर में क्या उत्पन्न करता है? कुछ विद्युत विभव उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत विभव उत्पन्न करता है। और हम ईसीजी के द्वारा हमारे हृदय के अंतर्गत जो भी विद्युत विभव अर्थात जो भी हमारी इलेक्ट्रिक जो भी गतिविधि हो रही है, विद्युत गतिविधि जो भी हो रही है हमारे हृदय के अंतर्गत, उनको एक तरीके से क्या करते हैं? मापते हैं। तो ईसीजी में क्या होता है? देखो, ईसीजी में हम क्या करते हैं कि हमारा जो हृदय होता है, हृदय में जो भी विद्युत गतिविधि होती हैं, उन विद्युत गतिविधियों को एक मशीन की सहायता से मापते हैं।
एक मशीन की सहायता से उसको क्या करते हैं, हमें मापते हैं। और ये विद्युत गतिविधियां हैं, ये विद्युत विभव है, ये वास्तव में उत्पन्न किससे हो रहा है, SAN अर्थात हमारे पेसमेकर से उत्पन्न हो रहा है। अब जो मशीन आपको दिखाई देती है, जब भी आप हॉस्पिटल वगैरह में जाते हो या टीवी पर भी आप देखते हो, तो वहां पर आपको एक मॉनिटर दिखाई देता है, कंप्यूटर के जैसी एक LED स्क्रीन दिखाई देती है। और वो LED स्क्रीन होती है, उसके नीचे की तरफ एक मशीन लगी हुई होती है, उसे हम ECG मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ECG मशीन। तो इसमें क्या काम में आती है, ECG मशीन काम में आती है। अब वैसे तो नॉर्मली तो इसको ECG मशीन कहते हैं, लेकिन मेडिकल की भाषा में इसे क्या कहा जाता है, हम अगर मेडिकल की भाषा में बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। इसे क्या कहते हैं, हमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। उस मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो हमें ऐसे तरंग जैसी दिखाई देती हैं, उन तरंगों को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो हमें पेपर है ना, जैसे मान लो ये हमारा पेपर है और इस पेपर के ऊपर हमें तरंगे दिखाई देती हैं, ऐसे कुछ तरंगे होती हैं, ये हमें दिखाई देती हैं। ऐसे कुछ तरंगे दिखाई देती हैं। तो वास्तव में जो तरंगे आ रही हैं पेपर के ऊपर, एक पेपर शीट के ऊपर जो तरंगे आ रही हैं, इसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। और उस मशीन को क्या कहते हैं, हमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। उसे जब वो ECG निकलती है, उस समय उस मशीन से एक विशेष प्रकार की ध्वनि भी उत्पन्न होती है, और वो ध्वनि हमें पी 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 इस रूप में सुनाई देती है। तो वो किसकी ध्वनि होती है, इस मशीन की ही ध्वनि होती है। तो इससे एक आवाज भी आती है, और उस आवाज कौन सी होती है, ऐसे हमें पी पी की आवाज इससे आती है। वो भी वास्तव में किस चीज को दर्शा रही है, वो वास्तव में उस मशीन की ही आवाज होती है। अब हम ये देखने वाले हैं कि ये जो ECG होती है, इस ECG के अंदर हमें क्या क्या दिखाई देता है, इसके अंदर जो ये तरंगे हैं वो किस किस चीज को दर्शाती हैं, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा, हालांकि हमारा पढ़ाता हुआ है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा हम क्या देखते हैं, उनके नाम देख लेते हैं। हमारे हृदय के अंदर, हृदय में जो भी हमारी विद्युत गतिविधियां होती हैं, जो भी विद्युत गतिविधि होती हैं, वो हृदय में किसके कारण उत्पन्न होती हैं, चालन तंत्र के कारण उत्पन्न होती हैं। किसके कारण उत्पन्न होती हैं भाई, चालन तंत्र के कारण। और ये चालन तंत्र कैसे कैसे बना होता है, हमारे हृदय का जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन सिस्टम बना है, विद्युत जिसके कारण उत्पन्न हो रही है और पूरे हृदय के अंदर फैल रही है, वो कैसे बना है। देखो उसके अंदर एक चीज तो क्या है, हमारा ऐसे नोड। क्या है भाई, ऐसे नोड। अभी आपको बताया ना, ये वास्तव में इसी को क्या कहते हैं, पेस मेकर कहते हैं। क्या कहते हैं, पेस मेकर। दूसरी चीज इसमें क्या होती है, AV नोड होती है। AV नोड, इसे वैसे पेस सेटर भी कहा जाता है। ये ऊपर वाला पेस मेकर है, पेस मेकर मतलब विद्युत विभव उत्पन्न करता है, और ये इसको थोड़ा सा बैलेंस करता है, इसको मेंटेन करता है, AVN। तीसरा जो होता है जिसे हम बोलते हैं हिज बंडल। क्या बोलते हैं, हिज बंडल। और चौथी इसके अंतर्गत हमारा जो होता है वो होता है पुरकिंजे फाइबर। क्या होता है, पुरकिंजे फाइबर। यह हमारे हृदय का, हमारा जो भी हृदय है उसके अंतर्गत जो कंडक्शन सिस्टम बनता है, विद्युत विभव वगैरह उत्पन्न होता है, वो फैलता है, वो इसी के कारण उत्पन्न होता है। अब मैं हार्ट के डायग्राम के अंतर्गत पहले ये क्या क्या है इनको एक बार आपको दिखाता हूं।
तो इसको हम देखते हैं। देखो भाई, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो। इस डायग्राम में हमारे हृदय का क्या दिख रहा है? हमारा चालन तंत्र दिख रहा है। हृदय का चालन तंत्र। चालन तंत्र का मतलब क्या हो गया? कंडक्शन सिस्टम है, ये हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। अब ये आपको चार मुख्य चीज बताई थी। एक तो बताई थी आपको ऐसे नोड। क्या बताई थी? ऐसे नोड बताई थी। तो ये ऐसे नोड क्या है? देखो, ये यहां पर आपको एक संरचना दिखाई देती है। यहां पर एक संरचना दिखाई देती है। देखो, ये संरचना कहां पर है? ये है हमारा क्या, कौन सा आलिंद? दायां आलिंद। ये क्या है? हमारा दायां आलिंद। और इस दाएं आलिंद के पास में ये क्या खुल रही है? हमारी महाशिरा। क्या खुल रही है? आपकी महाशिरा। इस महाशिरा के पास में यहां पर एक गांठ नुमा संरचना या एक बटन जैसी संरचना होती है, वो पाई जाती है। और इस संरचना को हम क्या कहते हैं? SAN कहते हैं। क्या कहते हैं? SAN, अर्थात साइनो एट्रियल वोल्व, सॉरी साइनो एट्रियल नोड कहते हैं। क्या कहते हैं हमें? साइनो एट्रियल नोड। और ये जो संरचना है, यही वास्तव में क्या कहलाती है? पेस मेकर कहलाती है। यही वह संरचना है जहां से हमारे हृदय के अंतर्गत इलेक्ट्रिक जो भी गतिविधियां हैं, विद्युत गतिविधियां हैं, वो उत्पन्न होती हैं। कहां पर? पेस मेकर में। इसके बाद में यहां पर आप देखो, यहां पर देखो, ये जो जगह है ये भी वास्तव में दायां आलिंद वहीं पर है। कहां पर है? दाएं आलिंद में। लेकिन दाएं आलिंद का कौन सी जगह हो गई? जहां पर आपका ये हो गया निलय, ये हो गया आलिंद, और इन दोनों को अलग करने वाला ये क्या है? आलिंद निलय पट। क्या है भाई? आलिंद निलय पट यहां पर पाई जाती है। और यहां पर ये जो संरचना पाई जाती है, ये भी एक गांठ नुमा संरचना है। और इसका नाम क्या है भाई? एवीएन। इसका नाम क्या है? एवीएन, अर्थात एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसे क्या कहते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये जो संरचना है, ये खुद विभव उत्पन्न नहीं करती है, लेकिन यहां से जो भी विद्युत विभव उत्पन्न होता है, वो इसको भी क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है। इसको क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है। और इसके बाद में ये जो एवीएन होती है, जो भी हमारा विद्युत उत्पन्न हुआ है, इसके पास जो आया है, उसको थोड़े समय के लिए क्या करके रखती है? रोक कर रखती है। और थोड़े समय के लिए रोकने के बाद में ये इसको क्या कर देती है? यहां पर इस हिज बंडल की सहायता से। किसकी सहायता से? हिज बंडल। देखो, ये वाला जो यहां पर आपकी क्या है कि तंतुओं का बंडल बना हुआ है, जिसे बोलते हैं हिज बंडल। और इस हिज बंडल की वास्तव में कितनी शाखाएं बन जाती हैं? 2। ये बन गई बाईं शाखा और ये बन गई आपकी दाईं शाखा। तो थोड़े समय रोकने के बाद में इसको कहां फैला देती है? नीचे की ओर। और नीचे क्या है हमारी? ये दोनों निलय है। तो निलय की भित्ति में फैलाने का कार्य करती है। वो कौन करती है? एवीएन। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? पेस सेटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? पेस सेटर। इसके बाद में ये जो विद्युत विभव होता है, ये हमारे दोनों जो भी निलय हैं वहां पर क्या हो जाता है? फैल जाता है। जो विद्युत विभव है यहां पर उत्पन्न हुआ, यहां से यहां आया, यहां इसने थोड़ी देर इसको रोका और उसके बाद में हिज बंडल को दे दिया। हिज बंडल से ये आगे की ओर फैल जाता है और आगे की ओर फैलता है। अंत में यहां पर इससे कुछ तंतुनुमा संरचनाएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं भाई? ऐसे तंतुनुमा संरचनाएं निकलती हैं और ये हमारे निलय की भित्ति में चारों तरफ फैल जाती हैं। इन तंतुओं को हम क्या कहते हैं? पुरकिंजे तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पुरकिंजे तंतु कहते हैं।
तो इस प्रकार से हमारे हृदय का क्या पाया जाता है, कंडक्शन सिस्टम पाया जाता है। हृदय में क्या पाया जाता है, हमारा कंडक्शन सिस्टम पाया जाता है, जहां से हमारी विद्युत उत्पन्न होती है। उसके बाद में एवीएन को जाती है, एवीएन इसको थोड़ी देर रोकता है, रोकने के बाद हिज बंडल उसकी शाखाओं और पुरकिंजे तंतुओं की सहायता से हमारे निलय की भित्ति में उसको क्या कर देता है, फैला देता है, जिसके कारण से हमारे निलय में क्या होता है, संकुचन होता है। क्या होता है, संकुचन। ऐसे अन होता है, यह आपके किसमें संकुचन उत्पन्न करवाता है, आलिंद में। और एवीएन है वो किसमें संकुचन उत्पन्न करवाता है, निलय में। तो इस प्रकार से ये ऐसे चलता रहता है, पहले आलिंद का संकुचन, फिर निलय का, आलिंद का निलय का, आलिंद का निलय का, दोनों साथ कभी संकुचन नहीं करते हैं। पहले आलिंद का संकुचन, फिर निलय का, फिर आलिंद का, फिर निलय का संकुचन, ऐसे संकुचन और शिथिलन होता रहता है। तो इस प्रकार से यहां पर सारी गतिविधियां संपन्न होती हैं। इन सब के कारण से हमारे हृदय में कौन कौन सी गतिविधि होती है वो देखो भाई। देखो, इन दोनों के कारण से हमारा जो हृदय है, हालांकि इसको कल बता दिया था कि जो हमारा हृदय चक्र होता है इसमें मुख्य रूप से 4 गतिविधि संपन्न होती हैं। एक तो हमारा संपन्न होता है जिसे हम क्या कहते हैं, आलिंद का संकुचन। आलिंद का क्या है, संकुचन। और ये जो आलिंद का संकुचन होता है ये हमारा 0.1 सेकंड के लिए होता है। किसके लिए होता है, 0.1 सेकंड के लिए। दूसरा फिर होता है आलिंद का शिथिलन, और ये होता है हमारा 0.7 सेकंड के लिए। फिर इसके बाद में यदि हम देखें तो निलय का संकुचन, और ये लगभग होता है हमारा 0.3 सेकंड के लिए। और फिर होता है हमारा निलय का शिथिलन, और ये होता है हमारा 0.5 सेकंड के लिए। ये सारी की सारी बात मैंने कल जो हृदय चक्र पढ़ाया था उसके अंतर्गत भी बताया था। इसको अगर आपको पूरे को समझना है तो आप पिछले वाला वीडियो है वो जाकर देख सकते हैं। तो हमारी ईसीजी के अंतर्गत हमें ये गतिविधियां होती हैं, ये दिखाई देती हैं। अब कौन सी गतिविधि होती है, वो कैसे दिखाई देती है, उसके लिए एक हम डायग्राम देखते हैं। और उस डायग्राम में हम देखेंगे कि कैसे कैसे तरंग उत्पन्न होती हैं और फिर कैसे कैसे वो तरंग होती हैं हमारे हृदय में होने वाली जो भी गतिविधि है, चाहे से वो संकुचन हो चाहे से वो शिथिलन हो, उसको दर्शाती हैं। तो चलो देखते हैं। देखो, ये आपके सामने एक नॉर्मल ईसीजी होती है, उसका एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये जो डायग्राम होता है ये हमारे किस पेपर पर बनाया जाता है, ध्यान से सुनना। ये हमारे ग्राफ पेपर पर होता है। किस पर होता है, ग्राफ पेपर पर दिखाई देता है। इस ग्राफ पेपर के अंतर्गत कैसे कैसे खाने होते हैं सबसे पहले वो देखते हैं। देखो, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ में 2 तरीके के खाने होते हैं। एक खाना तो ये वाला होता है हमारा, एक खाना तो ये है जो आपका छोटा खाना है। कैसा खाना है, छोटा, जैसे ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। ये क्या है, छोटे खाने। और ये छोटे खाने होते हैं, ये आपके, इसके अलावा ये छोटे छोटे खाने मिलकर आपके क्या बनाते हैं, बड़े खाने बनाते हैं। जैसे ये एक बड़ा खाना है आपका, ये वाला क्या है, एक बड़ा खाना। यहां से यहां तक ये एक बड़ा खाना है, और इस बड़े खाने के अंतर्गत क्या है, छोटे खाने पाए जाते हैं। जैसे इस बड़े खाने के अंतर्गत 1 2 3 4 5 क्या पाए जाते हैं, छोटे खाने पाए
जाते हैं। एक बड़े खाने के अंतर्गत 5 क्या पाए जाते हैं, छोटे खाने पाए जाते हैं। चाहे से आप ऐसे बात कर लो और चाहे से आप ऐसे बात कर लो, जैसे 1 2 3 4 और 5। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इस ग्राफ के अंतर्गत दो चीज हमें दिखाई दे रही हैं। यदि हम यहां से यहां इस तरफ जाएंगे, कहने का मतलब ग्राफ में कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्स पर जाएंगे, तो किस चीज को दर्शा रहा है, ये समय को। किस चीज को दर्शा रहा है, समय को। और अगर हम यहां नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो ये किस चीज को दर्शाएगा, हमारे विद्युत विभव को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा, विद्युत विभव को दर्शाएगा। अभी तो आपको बताया था भाई, ईसीजी में हम हृदय के अंतर्गत जो भी विद्युत गतिविधि उत्पन्न हो रही है उसी को तो मापते हैं। तो विद्युत विभव हमारा कौन से एक्स पर होता है, वाई एक्स पर, और समय होता है हमारा कौन से एक्स पर होता है, एक्स एक्स पर होता है। मेनली हम समय का ध्यान रखते हैं। किसका ध्यान रखते हैं भाई, समय का ध्यान रखते हैं। अब देखो यहां पर समय कैसे होता है, समय को समझो। जो ये एक खाना है छोटे वाला, टोटल कितने बताए थे, 5, जिसमें से ये एक खाना है, ये हमारा 0.04 सेकंड को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, 0.04 सेकंड को। कौन सा खाना, छोटा खाना। और इस प्रकार से ये कितने छोटे खाने हैं एक बड़े खाने में, 1 2 3 4 5, 5 हैं। तो 0.04 गुणा 5 बराबर हो गया है हमारा 0.2 सेकंड। 0.2 सेकंड। अर्थात ये जो बड़ा खाना है, ये खाना आपको यहां से यहां तक जो दिख रहा है, जिसमें 5 टोटल छोटे खाने हैं, ये आपका कितने समय को दर्शाता है, 0.2 सेकंड को दर्शाता है। यहां पर भी तो दिखा रखा है, देखो ये एक बड़ा खाना यहां से लेकर यहां तक, ये किसको दर्शा रहा है, 0.2 सेकंड को दर्शा रहा है। ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अब देखो ये ईसीजी को हम कैसे पढ़ते हैं। ये जो भी कहानी है इसको पहले हम देखते हैं। ईसीजी को हम कैसे पढ़ते हैं, ये आप सब कुछ समझ गए होंगे कि कौन सी चीज किस किस चीज को दर्शा रही है। ये इस तरफ हमारा समय आएगा, इस तरफ हमारे हृदय में होने वाली गतिविधियां आएंगी। ये एक छोटा खाना है, ये हमारा समय को दर्शा रहा है इस तरफ, और कितने सेकंड को दर्शा रहा है, 0.04 सेकंड को। ये टोटल एक बड़ा खाना है, ये किसको दर्शा रहा है, 0.2 सेकंड को दर्शा रहा है। हमारा एक हृदय चक्र होता है, एक हृदय चक्र होता है, वो कितने सेकंड का होता है आपको सबको पता होना चाहिए, 0.8 सेकंड का होता है। कितने सेकंड का होता है, 0.8 सेकंड का होता है। अब देखो उसमें क्या क्या होता है उस 0.8 सेकंड में। सबसे पहले आपको बताया था मैंने कि कौन सी गतिविधि होती है, हमारे आलिंद का संकुचन। किसका संकुचन होता है, आलिंद का। तो देखो यहां पर ये है बेस लाइन, ये आपको दिख रही है, ये क्या दिखाई दे रही है आपकी, बेस लाइन। बेस लाइन से हल्का सा भी ऊपर की तरफ उठता है, इसका मतलब कोई ना कोई विद्युत विभव उत्पन्न हुआ है। यहां पर देखो, यहां पर एक विद्युत विभव हमें दिखाई देता है सबसे पहले, और जिसे हम कौन सी तरंग के रूप में दर्शा रहे हैं, पी तरंग के रूप में दर्शा रहे हैं। कौन सी तरंग के रूप में, पी तरंग। और ये पी तरंग होती है, ये हमारी किस चीज को दर्शाती है, ये हमारे आलिंद के संकुचन को दर्शाती है। किसको दर्शा रही है, आलिंद के संकुचन को दर्शा रही है। और आलिंद का यह संकुचन किसके कारण से हुआ था,
यह हुआ था हमारे SAN नोड के कारण से। कौन से नोड के कारण से? SAN नोड के कारण से। और जिसके कारण से आपके आलिंद थे वो क्या हो गए थे? संकुचित हो गए थे। ध्यान से सुनना, अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि आलिंदों में जो संकुचन होता है ये केवल और केवल 0.1 सेकंड के लिए होता है। कितने सेकंड के लिए होता है? 0.1 सेकंड। कहने का मतलब यह संकुचन हमें ज्यादा से ज्यादा 2 छोटे खाने या 3 छोटे खानों में यह दिखाई देनी चाहिए। यह पी तरंग हमें कितने खानों में दिखाई देनी चाहिए? 2 से लेकर 3। भाई 2 में हो गया तो हो गया ना 0.08, यहां से लेकर आपकी 0.12 सेकंड का हो जाएगा। यहां पर कितने खानों में दिख रहा है आपको? देखो 1 और 2। इसका मतलब सामान्य वाले में ये कितने समय के लिए संकुचन हुआ है? 0.08 सेकंड के लिए। और ये सामान्य पी तरंग है जो हमारे आलिंद के संकुचन को दर्शा रही है। इसके बाद में देखो यहां से पी से लेकर हम कहां तक जाते हैं? क्यों तक। पी का तो हमें पता चल ही गया भाई, पी है वो किसको दर्शा रही है? आलिंद के संकुचन को। अब यहां पी से लेकर क्यों तक जाते हैं, यह है हमारी क्यों। क्या कौन सी तरंग है? क्यों। यहां देखो इतने समय में कोई भी गतिविधि नहीं हो रही है, कोई भी गतिविधि नहीं हो रही है। और ये जो ग्राफ है ये आपको किसको दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है आपके जो एवीएन है, जो उस करंट को होल्ड करके रखते हैं, उसको दर्शा रहा है। आपको बताया था ना SAN से करंट कहां पर आता है? एवीएन के पास। और एवीएन उसको कुछ समय के लिए अपने पास रोक कर रखती है। तो ये वाला जो सेगमेंट है पी क्यू सेगमेंट, पी से लेकर क्यों तक वाला, यहां से लेकर यहां तक वाला, ये किसको दर्शा रहा है? आपके उस रोकने को दर्शा रहा है। इसके बाद में एक बड़ी सी तरंग हमें दिखाई दे रही है और ये तरंग क्यों से प्रारंभ हो रही है? R तक जा रही है और वापस S तक आ रही है। इसे कहा जाता है QRS कॉम्प्लेक्स। क्या कहा जाता है भाई? QRS कॉम्प्लेक्स इसे कहा जाता है। और ये जो तरंग होती है, जो सबसे बड़ी तरंग होती है, ये हमारे किसको दर्शाती है? निलय के संकुचन को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? निलय के संकुचन को दर्शाती है। कौन सी तरंग है? QRS। ये इतनी बड़ी तरंग क्यों है भाई? यहां पर हमने आलिंद के संकुचन में एक छोटी सी की तरंग देखी, इतनी सी की, जबकि ये वाली तरंग बहुत बड़ी है। इसका मतलब यह हुआ कि आलिंद का संकुचन होता है वो इतना तेज नहीं होता है जितना आपके निलय का संकुचन होता है। निलय का संकुचन बहुत तेज होता है। और क्यों होता है? क्योंकि यहां से जो रक्त निकलेगा वो आपके पूरे शरीर में जाएगा, तो पूरे शरीर तक उसको पहुंचाने के लिए यह संकुचन होता है, यह बहुत ही तेज होता है। तो ध्यान रखना, यह बड़ी वाली तरंग है, यह किस चीज को दर्शा रही है? हमारे निलय के संकुचन को दर्शा रही है। और यह जो निलय का संकुचन जिस दर्शा रही है उसे कहा जाता है, इस बड़ी तरंग को क्या कहा जाता है? QRS कॉम्प्लेक्स। इसके बाद में देखो S से लेकर हम कहां तक जाते हैं? T तक। S से लेकर कहां जाते हैं? T तक। और ये T तरंग है। एक तरंग और कौन सी आ रही है इसके बाद में? T तरंग। ये T तरंग किसको दर्शा रही है? ध्यान से सुनो, ये T तरंग हमारे दर्शा रही है किसको? निलय के शिथिलन को दर्शा रही है। किसको दर्शा रही है? निलय के शिथिलन को। तो इस प्रकार से हमारी जो ECG होती है उसमें मुख्य रूप से 3 तरंग दिखाई देती हैं। एक तरंग होती है P तरंग जो यहां पर दिख रही है, और यह तरंग किसको दर्शाती है? हमारे आलिंद के संकुचन को। एक तरंग होती है जिसे हम बोलते हैं QRS कॉम्प्लेक्स।
ये तरंग किसको दर्शाती है? ये तरंग दर्शाती है हमारे निलय के संकुचन को। एक तरंग होती है आपकी टी तरंग, और ये टी तरंग आपकी किसको दर्शाती है? निलय के शिथिलन को दर्शाती। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा। क्या क्वेश्चन आ रहा है बता सकते हो? अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखना। कि आपने बोला था कि हृदय की चक्र के अंतर्गत 4 गतिविधि होती है, आलिंद का संकुचन, आलिंद का शिथिलन, फिर निलय का संकुचन और निलय का शिथिलन। ईसीजी में तो हमें ये केवल 3 ही चीज दिख रही हैं। ईसीजी में केवल कितनी चीज दिख रही हैं? 3। वो आलिंद का शिथिलन क्यों नहीं दिख रहा? देखो, आलिंद का जो शिथिलन होता है यह उसी समय हो रहा होता है। आलिंद का शिथिलन है वो उस समय हो रहा होता है जिस समय हमारे निलय का क्या हो रहा होता है? संकुचन। कहने का मतलब देखो, ये आलिंद है, मान लो ये हमारा क्या है? निलय। तो जिस समय आलिंद का संकुचन हुआ उस समय हमारा निलय किस अवस्था में है? शांत अवस्था, शिथिल अवस्था में। लेकिन जिस समय आपका आलिंद शिथिल अवस्था में गया उस समय आपका निलय किस अवस्था में चला गया? संकुचन अवस्था में। अब इन दोनों में से जो ज्यादा विभव उत्पन्न करेगा, जो ज्यादा विभव उत्पन्न करेगा वही यहां पर हमें दिखाई देगा। अब देखो, निलय का संकुचन का विभव बहुत ज्यादा होता है। निलय का जो संकुचन होता है उसका विभव बहुत ज्यादा होता है। अब बहुत ज्यादा होता है इस कारण उस समय जो आलिंद का शिथिलन हो रहा है वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो आपसे कोई पूछे कि ईसीजी में हमें केवल 3 तरंग ही दिखाई देती हैं, पी तरंग जो आलिंद के संकुचन को दर्शाती है, QRS कॉम्प्लेक्स जो कि आपके निलय के संकुचन को दर्शाती है, और टी तरंग जो कि आपके किसको दर्शाती है? निलय के शिथिलन को दर्शाती है। तो हमें आलिंद का शिथिलन क्यों नहीं दिखता है? तो इसका कारण आपको बताना है कि जिस समय आलिंद का शिथिलन होता है उसी समय निलय का क्या होता है? संकुचन। और निलय का जो संकुचन है यह बहुत तेज होता है, इससे ज्यादा विभव उत्पन्न होता है। इसके कारण क्या होता है? वो हमारे आलिंद का जो शिथिलन होता है वो इसके अंतर्गत छुपे जाता है और वो हमें ईसीजी में दिखाई नहीं देता है। यही कारण है कि यहां पर आपको केवल और केवल कितनी तरंग दिखाई दे रही हैं? 3 ही तरंग दिखाई दे रही हैं। इनका समय भी देख सकते हो आप, इनका समय देख सकते हो कि नहीं देख सकते भाई? चलो इसको सबको मिटा देते हैं, समय देखना बताता हूं मैं आपको कैसे इस ईसीजी को पढ़ते हैं। आपको ईसीजी की तरंग तो पता चली गई, अब मैं आपको ईसीजी पढ़ना सिखाता हूं। बहुत सारे लोग होते हैं उनको ये ईसीजी देखकर बस केवल ऐसे सामने देखते हैं भाई, देखकर बस ऐसे पता लगे भाई पता नहीं क्या है इसके अंतर्गत। मैं आपको ईसीजी पढ़ना सिखा रहा हूं, कौन सी चीज कैसे होती है, कैसे हम पता करेंगे कि हमारी ईसीजी नॉर्मल है, कैसे हम पता करेंगे कि ईसीजी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो सामान्य क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा तो नहीं, इतना ज्यादा तो डॉक्टर मैं नहीं बना पाऊंगा, लेकिन इसकी नॉर्मल कंडीशन क्या हो सकती है वो आपको मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल ईसीजी की। ये आपके सामने जो ईसीजी दिख रही है ये नॉर्मल ईसीजी है। ये आपको पता चली गया, पी तरंग है, ये किसको दर्शाती है? हमारे पी तरंग है, ये हमारे किसको दर्शा रही है? आलिंद के संकुचन को, अर्थात एट्रियल सिस्टोल को दर्शाती है जिस समय हमारे आलिंद में संकुचन होता है। और ये होता है हमारे लगभग कितने समय के लिए? देखो ये भी आपको बताया था 0.04 सेकंड का होता है। तो ये 2 खाने हैं, तो या तो आपको 2 खानों में दिखाई देगा या फिर कितने खानों में? 3। 2 से 3 तक हो सकता है, इससे लंबा नहीं होना चाहिए। इससे लंबा हो रहा है अगर 4 खानों में आ रहा है, 5 खानों में आ रहा है पी तरंग, इसका मतलब कोई ना कोई क्या है? प्रॉब्लम है। सामान्य स्थिति में ये पी तरंग कितने खानों के अंतर्गत आनी चाहिए? कितने छोटे खाने होने चाहिए? या तो 2 या फिर 3। इसका मतलब क्या हो गया आपका? पी तरंग है
वो आपकी 0.04 गुणा 2 या फिर 3, इसका मतलब हो गया 0.08 से लेकर 0.12 सेकंड का हो सकता है। यह तो हो गई हमारी पी तरंग। इसके बाद में आ जाओ हमारे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को। यह आ गया हमारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और यह हमारा किसको दर्शाता है? यह दर्शाता है निलय के संकुचन को, अर्थात वेंट्रिकल सिस्टोल को दर्शाता है। इसमें देखो ये ज्यादा से ज्यादा या तो हमारा 1 खाने का होता है या फिर कितने खाने का होता है? 2 खाने का, या हम ज्यादा से ज्यादा मान ले तो 3 खाने का। कितने खाने का होता है? 3 खाने का ये होता है, अर्थात ये भी आपका 0.12 सेकंड का हो सकता है। कितने सेकंड का? 0.12 सेकंड सामान्य स्थिति में। और ये किसको दर्शा है? आपके निलय के संकुचन को, अर्थात वेंट्रिकल सिस्टोल को दर्शा है। इसके बाद में ये वाला जो है ये है हमारी टी तरंग। कौन सी तरंग है? टी तरंग। और ये दर्शा रहा है हमारे वेंट्रिकल डायस्टोल को। किसको दर्शा रहा है? वेंट्रिकल डायस्टोल को। और ये हमारा कितना है? देखो हम यहां से मान लेते हैं 1 2 3 4, मोटा मोटा हम ये मान लेते हैं कि 4 छोटे खाने हैं। कितने छोटे खाने हैं? 4। और 4 का मतलब क्या हो गया रे भाई? 4 का मतलब हो गया 0.16 से लेकर, देखो 4 से लेकर 5 खाने हो सकते हैं, 0.20 सेकेंड। इतने समय का आपका क्या दर्शाता है? वेंट्रिकल डायस्टोल दर्शाता है। तो ये हमारा एक नॉर्मल ईसीजी है जिसके अंतर्गत आपकी ये वाली 3 मुख्य तरंगे होती हैं, ये दिखाई देती हैं, और कितने कितने समय के लिए दिखाई देती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद में कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं उसको भी हमें देखते हैं। भाई ईसीजी में और कौन सी कंडीशन आ सकती है? ये तो नॉर्मल देख लिया, नॉर्मल के बाद में देखो यहां पर मैं आपको कुछ और कंडीशन दिखाता हूं। चलो ये पहली बात करते हैं, इसको देखकर बताओ। देखो नॉर्मल जो ईसीजी होती है जिसमें हमारी हृदय की जो दर होती है, हार्ट बीट होती है, वो 60 से लेकर कितनी होनी चाहिए? 100 के बीच में होनी चाहिए। 60 से कितने के बीच में? 100 के बीच में होनी चाहिए। यहां पर देखो आप देख ही सकते हो, ये हमारी कौन सी तरंग आ गई? पी। ये आ गई हमारी क्यू आर एस, और ये आ गई हमारी टी तरंग। ये आप देख लो नॉर्मल है। यहां से आप ये देखोगे ये भी क्या है? नॉर्मल। तो ये नॉर्मल कंडीशन में है। किस कंडीशन में है? नॉर्मल कंडीशन। आप देखो इनके बीच का गैप देख सकते हो, इस वाली तरंग और इस वाली तरंग। अगर इनके बीच का गैप यहां पर और यहां पर क्या है? समान। अगर समान है इसका मतलब हमारा हृदय हो रहा है वो एकदम सही कंडीशन में चल रहा है, और बीट, हार्ट बीट है वो भी सामान्य रिदम में चल रही है। ऐसे नहीं कि ना तो तेज हो रही है और ना ही धीमी, या ऐसे भी नहीं हो रही कभी तेज कभी धीमी। इसमें देखो गैप सेम है, इसका मतलब आपका हृदय है वो ठीक तरीके से कार्य कर रहा है। इसके बाद में देखो ये दूसरी कंडीशन है जिसके अंतर्गत आपकी पी तरंग भी दिखाई दे रही है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी दिखाई दे रहा है, टी तरंग भी दिखाई दे रही है। मतलब इनमें तो कोई समस्या नहीं है, इनमें तो कोई समस्या नहीं है, अर्थात सारी की सारी तरंग है वो क्या है? सामान्य। ऑल कॉम्प्लेक्सेज आर नॉर्मल, सारी तरंग सामान्य है, लेकिन रिदम इरेगुलर है। रिदम का मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारी ये वाला कॉम्प्लेक्स है, यहां पर देखो, यहां पर कितने खाने हैं? 1 2 3 4। कितने खाने आए? 4। यहां से यहां देखो 1 2 3 4 5। कितने खाने आ गए? 5।
तो बराबर हुआ क्या, पहली तरंग थोड़ी तेज, सॉरी धीरे, फिर तेज, धीरे तेज, मतलब हार्ट बीट है वो क्या हो रही है, इरेगुलर हो रही है। रिदम है वो क्या हो रही है, धीरे या तेज हो रही है, इरेगुलर हो रही है। इस कंडीशन को बोला जाता है इरिथमिया। क्या बोला जाता है, इरिथमिया, मतलब तेज धीरे ऐसे हो रही है। नेक्स्ट कंडीशन देखो, ये है ब्रेडिकार्डिया। क्या है, ब्रेडिकार्डिया। इसमें देखो हमारी पी तरंग भी दिखाई देती है, क्यू आर एस तरंग भी दिखाई देती है, टी भी दिखाई देती है। ये नॉर्मल है, तरंग तो क्या है, नॉर्मल, लेकिन हार्ट बीट होती है वो क्या हो जाती है, 60 से कम हो जाती है। कितने से कम हो जाती है, 60 से कम। अर्थात हृदय है वो धीरे धीरे धड़क रहा है, हृदय की जो दर है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। और कम हो गई है इस कारण देखो इनके बीच का गैप हो जाता है वो बढ़ जाता है। किनके बीच का गैप, आपकी क्यू आर एस के बीच का, मतलब जितने धीरे धीरे चलेंगी उनका गैप बढ़ता जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, गैप होगा वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इनका गैप क्या होता जा रहा है, ज्यादा होता जा रहा है। ये जस्ट इसके उल्टे वाला ये है टेकीकार्डिया। कौन सी है, टेकीकार्डिया। हार्ट बीट होती है वो 100 से ऊपर हो जाती है, हार्ट बीट होती है वो क्या हो जाती है, 100 से ऊपर। वैसे सब कुछ नॉर्मल है। अब देखो इसके अंतर्गत गैप कम हो गया, यहां पर आप गैप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 का हो गया था, 1 2 3 4 5 6 का हो गया था, मतलब धीरे धीरे चल रहा था, इसका गैप बढ़ गया था। यहां पर देखो 1 2 3 चौथों में आ गया, 1 2 3 फिर 1 2 3, ऐसे मतलब गैप हो गया वो क्या हो गया, कम। इन तरंगों के बीच का गैप क्या हो गया, कम। अर्थात हृदय वो तेज तेज धड़कने लग गया, 100 से भी क्या हो गया है, ज्यादा। इस कंडीशन को बोला जाता है टेकीकार्डिया। क्या कहा जाता है, टेकीकार्डिया। यहां पर देखो एट्रियल फिब्रिलेशन, क्या आप इस वाले ईसीजी को देखकर बता सकते हो। देखो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, ये तो नॉर्मल दिखाई दे रहा है, ये देखो रिदम भी ठीक दिख रही है, लेकिन हमें पी तरंग दिख ही नहीं रही सही तरीके से, ना टी तरंग दिख रही। अर्थात हमारे जो हार्ट है इसका जो एट्रियम है वो ठीक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। इस कंडीशन को बोला जाता है एट्रियल फिब्रिलेशन। फिब्रिलेशन का मतलब जो बेस लाइन है वो ऊपर नीचे होने लग गई है, पी तरंग और टी तरंग सही तरीके से दिखाई नहीं दे रही। और इसी तरीके से यहां पर देखो आपको ये तरंगे दिख रही हैं क्या, नहीं दिख रही ना। इसका मतलब यह हो गया कि यहां पर सारी तरंगे हैं, क्यों आर एस कॉम्प्लेक्स है वो नॉर्मल तरीके से हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये थोड़ा सा हम अलग अलग कंडीशन में ईसीजी को देख सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये सारी तरंग भी होनी चाहिए, नॉर्मल गैप भी होना चाहिए, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। अब देखो थोड़ी सी एक बात और बता देता हूं मैं। ये सब कुछ आपने ईसीजी वगैरह नॉर्मल कंडीशन में देख ली। अब देखो हमारा जो एक ईसीजी का पेपर होता है ना, हमारा जो एक ईसीजी का पेपर होता है, इस ईसीजी के पेपर पर हमें सामान्य तौर पर ऐसे नॉर्मली बना रहा हूं मैं, ऐसे 1 2 3 4 ये 5 और 6 ऐसे 6 होती हैं। ये हमारे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स दिखाई देते हैं। एक नॉर्मल पेपर पर कितने दिखाई देते हैं, 6। और ये 6 होते हैं, 6 नहीं 7 में दिखाई देते हैं। कितने दिखाई देते हैं, 7 नॉर्मल कंडीशन में। ये 7 में दिखाई देते हैं। और ये कितने समय के लिए होते हैं, ये हमारे 6 सेकंड को दर्शाता है। कितने सेकंड को दर्शाता है, 6। इस ईसीजी में इन
जो ये QRS कॉम्प्लेक्स है इनको गिनकर हम हार्ट बीट भी पता कर सकते हैं। क्या पता कर सकते हैं? हार्ट बीट पता कर सकते हैं। कैसे भाई? देखो इसमें कितनी दिखाई दे रही है हमें? नॉर्मल कंडीशन में दिखाई देती हैं 7 और वो कितने सेकंड के लिए होती हैं? 6। 1 मिनट के अंतर्गत कितने सेकंड होते हैं? 60। इसका मतलब इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा? 10 से। ये 1 बीट हो गई, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7। 7 बार धड़क गया। कितने सेकंड में? 6 सेकंड में। तो 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा? इसको कितने से गुणा कर दो? 10 से। कहने का मतलब 7 गुणा 10 बराबर 70 बीट। ये तो नॉर्मल कंडीशन की बात होगी। अगर मान लो यहां पर 10 आ रही हैं, कितनी तरंग आ रही हैं? 10। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10 गुणा 10 बराबर हो गई 100 बीट। कितनी हो गई हैं? 100 बीट। तो इस प्रकार से जितनी आपको ये बड़ी बड़ी लाइन दिख रही है ना, वो गिन लेना वो कितनी आ रही हैं और उसको कितने से मल्टीप्लाई कर लेना? 10 से मल्टीप्लाई कर लेना। आपकी हार्ट बीट आपको पता चले जाएगी। तो इस प्रकार से एक नॉर्मल ईसीजी क्या होती है, एक ईसीजी में कौन कौन सी तरंगे होती हैं, वो तरंगे किस किस चीज को दर्शाती हैं, एक नॉर्मल ईसीजी के अलावा और कौन सी कंडीशन बन सकती हैं, वो सारी की सारी चीजें, हालांकि थोड़ी बहुत मैंने आपको यहां पर समझाने की क्या की है, कोशिश की है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, जिससे कि क्या होगा, आपको ऐसे वीडियो हैं ये लगातार मिलते रहेंगे, आपका जो नॉलेज है वो बढ़ता रहेगा। धन्यवाद।